आने वाले हैं इस घाट पर। हर कार्यक्रम में ये आह्वान किया जाता है कि युवा राजनीति में आए, राजनीति को करियर के रूप में देखें। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर कार्यक्रमों में ये कहा जाता है। लेकिन जब आप आंकड़ा उठाएंगे, जब से आम चुनाव शुरू हुआ है 1952 से लेकर के 2014 तक का, 2019 तक का, तो अभी तक सबसे हाईएस्ट सिर्फ 35% युवा ही अपने अपने क्षेत्रों से चुन करके संसद भवन तक पहुंचता है। और 2014 में सिर्फ 12% युवा चुन करके जाते हैं और 2019 में सिर्फ 15% युवा चुन करके जाते हैं। आप जाकर के आंकड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी चुनाव के मंच पर नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं। इस दशा में एक तरफ आप आह्वान करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में वो आकर के कनेक्ट करें, एक तरफ उनके लिए सारे प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए हैं। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर यही आरोप लगता है कि ये तो नेता है, नेतागिरी कर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर अपनी बातों को आप नहीं कह सकते हैं, अगर आप अपनी समस्याओं को नहीं कह सकते हैं, उसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तो फिर हमारे पढ़ने लिखने का क्या मतलब, फिर हमारे विश्वविद्यालय आने का क्या मतलब, फिर हमारे इंटर के बाद में डिग्री कॉलेजों में जाने का क्या मतलब। इसलिए हमें पहले खुद अवेयर होना होगा, खुद के बारे में जानना होगा। देखिए, बहुत कुछ देश के लिए करने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना खुद का आइडियोलॉजी है, किसी भी राष्ट्र का निर्माण उस देश के, उस समाज के परिवार से होता है। अगर हमारे देश का प्रत्येक परिवार लोकतांत्रिक होगा, सामाजिक होगा, प्रबुद्ध होगा, उसके पास में बौद्धिक कौशल होगा, अपने घर की समस्याओं की, अपनी जिम्मेदारियों का निर्णय लेने के लिए उसके पास में अपना खुद का बुद्धि विवेक होगा, तो वो परिवार लोकतांत्रिक होगा, संवैधानिक दायरे में काम करेगा। और वो परिवार जिस समाज में रह रहा है वो समाज लोकतांत्रिक होगा। अब वो समाज जिस राष्ट्र का है वो राष्ट्र लोकतांत्रिक होगा। हमने बहुत छोटी सी कोशिश की, अपने स्तर पे सुधार किया, अपने घर पे सुधार किया, और पूरे राष्ट्र में। एक और मैं रेयर एग्जांपल दे रहा हूँ। बार बार ये कहा जाता है महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि नारियां समृद्ध हो, उनकी जो भागीदारी है पुरुषों के बराबर सुनिश्चित हो। बहुत अच्छी बात। 1920 में नारी दिवस शुरू होता है, आज हम 2022 में पहुंच गए। सीधा सीधा एक शताब्दी पूरा हो गया, 102 वर्ष हो गए। अगर पूरे ईमानदारी के साथ पूछ लिया जाए, आज यहाँ पे मैं लगभग देख रहा हूँ कि 50% प्लस महिलाओं की सहभागिता है। पूरी ईमानदारी से बताइएगा, जब आप घर से निकलती हैं तो चौखट लागने से पहले आपके ऊपर इतने ज्यादा सामाजिक आडंबरों को थोप दिया जाता है कि जो आपके सपने होते हैं ना, वो वहीं से दम तोड़ना चाहिए। आप अपने उन सपनों को जीने के लिए साहस नहीं जुटा पाते। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद मेरी जो बहन है वो मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली हो, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU, JNU, इस्लामिया, DU सबका एंट्रेंस क्रैक करके एडमिशन ले सके। शायद जो मेरी माँ है वो मेरे पिताजी से ज्यादा बुद्धिमान हो, वो एकेडमिशियन में, वो पॉलिटिशियन में, वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बना सके। लेकिन उसकी सारी प्रतिभाएं चौका बर्तन से लेकर के और झाड़ू पोछा तक ही सीमित है, क्योंकि उनके ऊपर एक बंदिश लग गई। और मैं इसमें नारियों के सम्मान में एक कविता मेरे दिमाग में अचानक से आ गई, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि बेटियां भगवान की सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बन करके मेरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर के लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा मन समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बन करुणा की सागर हो गई, जाके नासा के सितारे आसमां में बो गई। इस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, मिताली बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, मीराबाई चानूबन ओलंपिक से पदक जीत लाई। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। बेटियां बाप का पगड़ी, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। आज इनको भी आगे आने की जरूरत, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी बहनें आज इसके लिए स्टैंड ले रही हैं। वो अपने परिवारों में ये कह रही हैं कि आप हमें
पहनने के लिए वो फैंसी ड्रेस ना दीजिए, लेकिन हमें पढ़ने के लिए किताब दीजिए। आप हमें खाने के लिए पिज्जा बर्गर के लिए होटलों में ना ले जाइए, लेकिन आप हमें पढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों में भेज दीजिए, पढ़ने के लिए महाविद्यालयों में भेज दीजिए, प्रतिभा करने के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर बंदिशें ना लगाइए, हमें जाने दीजिए। और ये परिवर्तन की एक अलग है, और ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो फिर आने वाली जो ये 21वीं शताब्दी है, ये भारत की होगी, ये भारत की होगी, ये सिर्फ भारत की होगी। और इसकी जिम्मेदारी और इसकी दिशा और दशा हमें तय करनी। मैं एक बात आप सभी से और करना चाहूंगा, जो कि देश में आमतौर पर किसी के बारे में डिबेट चलता है, 10 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, ये सनसनीखेज नहीं होता हमारी मीडिया के लिए। बड़े शर्म की बात है, मीडिया को किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट का चौथा स्तंभ कहा जाता है, 4th पिलर होता है, लेकिन वो अपने इस स्थान को बनाए नहीं रख पाता। और जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, एक बार मैंने भी अपने करियर के बारे में सोचा था, मीडिया के बारे में, हाई स्कूल में, लेकिन जब मैंने आंकड़ा देखा तो अच्छा किया कि मैं मीडिया के क्षेत्र में नहीं है।